मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ अब आपको। देखिए, कॉपरनिकस ने मिडिवल पीरियड्स के दौरान ये बात क्लियर कर दी थी कि सन जो है वो सेंटर में है और बाकी के सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना। हेलियो मने द सन। अब उसके बेसिस पे सन अगर सेंटर में मैं रखता हूँ तो उसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता है, ऑर्बिट फॉलो करते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट हैं, ठीक है जी। अब उसमें अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कि ये मैं बात करता हूँ मरकुरी, ठीक है। सबसे पहले मरकुरी है ना, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वीनस, और ये थर्ड नंबर पे आई अपनी अर्थ, ये हो गई अर्थ, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आया मार्स। तो इसके बाद आ जाती है, कमल कह रहे हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, तो मान लिया हमने, ये आ गई एस्टेरॉयड बेल्ट, ओके। और इसके बाद आ जाता है जुपिटर, बड़ा सा प्लैनेट है जुपिटर। चलिए, बस इस तरह से अगर हम देखें तो हमने दो तरह से प्लैनेट्स को डिवाइड कर रखा है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो हैं इन्हें हम इनर प्लैनेट्स के तौर पर कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो हैं उन्हें हम आउटर प्लैनेट के तौर पर कहते हैं। जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, प्लूटो है, इस तरह से अलग अलग, यूरेनस, सॉरी, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स हैं। क्लियर। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो 4 इनर प्लैनेट, 4 आउटर प्लैनेट, ये एक नाम है इनका। इसके अलावा इनका दूसरा नाम भी है, वो है कि 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और 4 गैस जियांट्स। गैस जियांट्स, आप इसे जायंट कहें, जियांट कहें, जो अच्छा लगता है, सब नाम है अपने। गैस जायंट्स, जियांट्स, तो ये है। और ये टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये गैस जियांट्स। अब ध्यान से समझिए कि सिस्टम क्या है। जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के प्लैनेट हैं ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, एज़ कम्पेयर टू एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के प्लैनेट से। ये पहली चीज़, बड़े क्यों हो जाते हैं उसको समझने का एक कंसेप्ट है। क्योंकि जैसे जैसे आप सन से दूर चले जा रहे हैं, सन की ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो टाइडल इफेक्ट एक क्रिएट होता है, उसके एम्बिट से आप दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में ये जो प्लैनेट्स हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये स्टेलर डस्ट से बनते हैं। डस्ट रहती है बिखरी हुई, मटेरियल बिखर जाता है, फिर वो कॉम्पैक्ट होने लगता है, और जो मटेरियल एक्रेट होता जाता है, जुड़ता चला जाता है, तो प्लैनेट बनते चले जाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि भाई आप एस्टेरॉयड बेल्ट के भी बाहर फॉल करते हैं, ऐसे में आप अभी रॉकी फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं पाए, आप गैशियस वर्जन में ही रह गए, क्योंकि ग्रेविटेशन इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि आप आपस में कॉम्पैक्ट कर जाए, आपका मटेरियल कॉम्पैक्ट कर जाए। तो कॉम्पैक्शन उस लेवल पर नहीं हुआ, इसलिए बड़े साइज़ में भी होने का रीज़न ही यही है, क्योंकि गैसेस से बने हुए हैं ना मेनली, और मल्टी कलर्ड अपीयरेंसेस आती हैं इनसे, आपने देखा होगा। वो कारण भी यही है, गैसेस, गैसेस की वजह से मल्टी कलर्ड अपीयरेंसेस आती हैं। उन्हीं गैसेस की वजह से ये इतने बड़े साइज़ में भी हैं। थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दें अगर इन प्लैनेट्स का, तो इसके अलावा ये गैस की वर्जन में ही रहते हैं मेनली। ये इनकी कहानी है। लेकिन जो इंटरनल प्लैनेट है, ये एक बात तय है कि सॉलिड में है। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये ठोस हैं, ये सॉलिड प्लैनेट्स हैं। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, दूसरी बात, इंटरनल प्लैनेट्स की एक और ख़ासियत है कि इनका जो कोर होता है वो हैवी मेटल से बना होता है। जिनका कोर होता है हैवी मेटल से बना होता है। ध्यान रखें, आज हम यूनिवर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स पे हमने लेक्चर दिए हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, और आज जब आने वाले समय में देंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। गोल्डीलॉक्स जोन समझने के लिए ये सब समझना ज़रूरी था, ठीक है। तो इनके कोर हैवी मेटल से बने रहते हैं। ये मोस्टली सॉलिड वर्जन में होते हैं, गैशियस वर्जन में नहीं होते हैं। ये बुनियादी फ़र्क से आपको पता चल गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, मैंने बोला था सरकम स्टेलर हैबिटेबल जोन। तो स्टेलर
स्टार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो स्टेलर यहाँ पर स्टार है सन, क्योंकि स्टार और प्लैनेट्स में क्या फ़र्क होता है, स्टार वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट एंड हीट होती है, लेकिन प्लैनेट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती, वो तो स्टार की लाइट और हीट से ही काम करते हैं। ये एक बुनियादी सा फ़र्क बताया जाता है। ऐसे में प्लैनेट के कंपैरेटिवली सन स्टार हुआ, सन जो है वो स्टार हुआ। आई बात समझ में? तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसे हम स्टेलर कह सकते हैं। ये स्टेलर स्टार हुआ ना, स्टेलर। सूरज एक तारा है, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे में सरकम स्टेलर मतलब इस स्टार का सरकम, तो सरकम स्टेलर हैबिटेबल जोन मतलब हम उस सन के अराउंड घूम रहे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को देखेंगे, कौन से ऑर्बिट की लिमिट तक सन के सराउंड सन के सरकम नेविगेटिंग कौन से ऑर्बिट तक हमें जोन मिल रहा है, जिस जोन में टेम्परेचर ना इतना ज़्यादा है कि वाटर बॉयल हो के एवापोरेट हो जाए, और टेम्परेचर ना इतना कम है कि वाटर फ्रीज़ होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि वो जोन जिस जोन में वाटर लिक्विड लेवल पे ही रहेगा, जो मैटर का फॉर्म स्टेट रहेगा वो ना सॉलिड होगा ना वो गैशियस होगा, वो लिक्विड होगा, उसे हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, और इसी को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। ये उस कहानी पर आधारित है और ये ABC रेडियो में पहली बार शब्द प्रयोग में आया गोल्डीलॉक्स जोन। ये एक अल्यूजन शब्द है, मतलब कि एक विकृत रूप है, और इसका मतलब ये है कि गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स, है ना, वो भूरे बालों वाली लड़की और 3 भालुओं की कहानी, जिसमें उसके सामने 3 बॉल रखे हैं पॉरेज के, और उसको उसे चेक करना है, उसमें एक बहुत गर्म है एक बहुत ठंडा है, उसमें से वो उसे पिक कर रही है जो बीच में है, जो ना ज़्यादा ठंडा है जो ना ज़्यादा गर्म है, और यहीं से हो गया गोल्डी ने इसको लॉक कर दिया, इट इज़ अ गोल्डी लॉक्स जोन। इसी तरह से वो एरिया जिस एरिया में सन का टेम्परेचर इतना ही इम्पेक्ट कर रहा है कि ना तो आप ज़्यादा इवेपोरेट होकर के ख़त्म हो गए, ना ही आप ज़्यादा फ्रीज़ हो गए, यानी कि जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये मेन एस्पेक्ट है गोल्डीलॉक्स जोन का। अब मैं इसके नाम को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले हमने इतना समझा, मैंने वर्ड एक्सप्लेन किया है सरकम स्टेलर हैबिटेबल जोन। स्टेलर ये है, इसका सरकम करते हुए हमने वो ऑर्बिट्स तक की लिमिट लेनी है जिन ऑर्बिट्स तक आपको ऐसा ही टेम्परेचर मिल रहा है जहाँ पर पानी लिक्विड वर्जन में रह सकता है। इसको अब समझा देते हैं तरीके से। देखिए, जब आप अर्थ की बात करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज और कभी भी नर्वस ना हो। डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट रिटन मटेरियल्स में आप ऑलवेज कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 शब्द इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा रहे हैं, आप परेशान ना हो, मैं स्पष्ट बताने जा रहा हूँ। अर्थ, अगर आप अपना सोलर सिस्टम लेते हैं, हमारा ये सोलर सिस्टम है, अर्थ जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है उसकी बात अगर करें तो उसमें वीनस, अर्थ और मार्स, वीनस, अर्थ और मार्स, ये तीनों के तीनों गोल्डीलॉक्स जोन में फॉल करते हैं। ये तीनों के तीनों गोल्डीलॉक्स जोन में फॉल करते हैं, कोई कन्फ्यूजन या कोई गलती वाली बात नहीं यहाँ पे। ओके जी, ये तीनों गोल्डीलॉक्स जोन में फॉल करते हैं। ध्यान से देखिए, मरकरी फॉल नहीं करता क्योंकि मरकरी एक्सट्रीम में आता है, टेम्परेचर इतना हाई होगा वाटर बॉयल होके एवेपोरेट हो जाएगा। प्लूटो नहीं आता है, टेम्परेचर इतना ही कम होगा कि वाटर फ्रीज़ होके सॉलिड हो जाएगा। तो ऐसे में एक्सट्रीम नहीं गए हम, लेकिन वीनस, अर्थ और मार्स एग्जिस्ट करते हैं, मार्स एग्जिस्ट। ये गोल्डीलॉक्स जोन है। इसमें से हैबिटेबल जोन इस वक्त कौन सा है? अर्थ है। इस वक्त, इस समय में हैबिटेबल जोन कौन सा है? अर्थ है। हम गोल्डीलॉक्स जोन को हैबिटेबल जोन भी बोलते हैं। टेक्निकल नाम मैंने बताया सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन। तो ऐसा नहीं है कि आज अर्थ पे लाइफ है, मतलब आज अर्थ पे वाटर है, इसके पहले वीनस पे कभी वाटर नहीं रहा होगा, या इसके पहले मार्स पे कभी वाटर नहीं रहा होगा। जब कभी उन पे भी वाटर रहा था, तो ऑल इन ऑल अब तक इस पूरे सोलर सिस्टम में
ये 3 प्लैनेट ऐसे हमें मिल रहे हैं जिसमें ये हमें लगता है, प्रमाणित है, कई प्रमाणों से पता लगता है कि पानी यहाँ रहा हुआ होगा, रह रहा है, रहा हुआ होगा, रह रहा है। तो ये आ गए गोल्डीलॉक्स जोन में। उसमें से एट प्रेजेंट हैबिटेबल प्लैनेट जो है, जो हैबिटेबल जोन है पर्टिकुलर, वो अर्थ है। ये बात याद रखना। तो क्वेश्चन आता है कि जो सोलर सिस्टम अर्थ वाला है उसमें गोल्डीलॉक्स जोन में कौन से प्लैनेट है, तो आपको आंसर करना है मार्स, मार्स, अर्थ, वीनस। मरकुरी छोड़ देना हमने। इसमें से हैबिटेबल प्लैनेट इस वक्त, हैबिटेबल जोन इस वक्त कौन सा है, वो जैसे ऐसा माना गया है कि वीनस पे वाटर हुआ करता था। और आज आपको मैं कुछ तथ्य बता देता हूँ वीनस से जुड़े हुए, इसी के रिलेटेड। वीनस को अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। साइज के मामले में, लगभग मास के मामले में, डायमेंशंस के मामले में अर्थ का ट्विंस काउंट होता है। ठीक है जी। तो जुड़वा, आपसे को पूछे जुड़वा ग्रह पृथ्वी का वीनस है, ये पहली बात। दूसरी बात, ऐसा माना गया है कि यहाँ पर कभी पानी था, लेकिन क्या हुआ, इस समय में जो वीनस है वो रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट से जूझ रहा है। रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर हम भारत की बात करें तो अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उसका रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। मतलब टेम्परेचर जो वीनस का है वो ऑलमोस्ट 460 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर वीनस का 460 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आप सब जानते हैं, इट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो ये टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता एवरेज, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो ये 15 डिग्री सेल्सियस है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है, और हम ये मान रहे हैं कि 2020 चल रहा है, 2100 आते आते 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी। और उतना ही होने से आप देखिए हाहाकार है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशियंस का वाटर लेवल रेज हो रहा है, आइलैंड्स सबमर्ज कर रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, कहीं पे सूखा तो कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं। ये सारे इफेक्ट एक्टिवेट हो रहे हैं जस्ट 0.6 से 1.5 1 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर में वेरिएशन आने से ये हो रहा है। तो 460 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है इस ज़बरदस्त ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को अगर हम देखें वीनस में। इसलिए माना जाता है कि उसका जितना भी पानी था सारा का सारा बॉयल होके इवेपोरेट हो गया। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं मार्स की, तो मार्स में क्या हुआ? ऐसा माना जाता था कि मार्स में कभी नदियाँ बहती थीं, कभी लेक्स भी थीं, और कभी समुद्र भी रहे होंगे। लेकिन मार्स में हुआ क्या? ध्यान से देखो, अर्थ का जो कोर है वो सॉलिड नहीं है। यही चीज़ है जो अर्थ को एक शक्ति देती है। अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं, और मैंने आपको बताया था कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो अर्थ से पैदा होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स कितनी इम्पॉर्टेंट हैं किस चीज़ के लिए? जो सन से सोलर विंड्स आती हैं, इससे ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स आपको मार्स पे नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसका जो कोर है वो सॉलिड है। आई बात समझ में? ये पहली बात। दूसरी बात, जितना अर्थ का समुद्र के जल स्तर के लेवल पे, हम जब अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इस वायुदाब के मुकाबले, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले मंगल ग्रह जो है, जो मार्स है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1/99 कम है। अगर किसी चीज़ का 1/3 हो कुछ, तो वो उस चीज़ का 33% होता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1/99 क्या ही होगा, आप समझ लीजिए। तो अब ये माना जाता है कि मार्स में एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अल्टीमेटली लूज है, कम है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड्स का इम्पैक्ट, जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो नहीं रहती है।
इससे अब होता क्या है, ध्यान से चीज़ों को देखिए। वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो बहुत ही थिन लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है, वेरी थिन लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। और दूसरा, सन से काफ़ी दूर है, सन से काफ़ी दूर है। तो अब क्या होता रहता है वहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की कमी होने की वजह से सन से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो सारा का सारा सोलर इरेडियंस प्राप्त हो रहा है मार्स के सरफेस को। आई बात समझ में? और वो वहाँ पर प्रेजेंट जितना भी वाटर अगर कोई है तो उसे डायरेक्टली सरफेस हाइड्रोक्सिल में बदल दे रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है सोलर विंड्स का कि वाटर की फॉर्म ही ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है वो उसे। वाटर H2O के वर्जन से सीधा उसे हाइड्रोक्सिल, जैसे हम वाटर का सरफेस वर्जन मान के चलते हैं, हाइड्रोक्सिल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इसलिए पानी हमें उस रूप में नहीं मिल रहा। और दूसरा अगर है तो पानी हवा में उड़ जा रहा है सोलर विंड्स के इम्पैक्ट में या सोलर स्टॉर्म्स के इम्पैक्ट में, इन चीज़ों के प्रभाव से। ये सारी चीज़ें हो जाने की वजह से वहाँ पे भी आज हमें पानी नहीं मिलता है, पानी फ्रीज्ड है। अगर कहीं है तो वो फ्रीज्ड है। कहाँ पर? जो परमानेंट आइस कैप्स है, तो परमानेंट आइस कैप्स वहाँ पर हैं, फ्रीज्ड हैं। हमने ऐसा माना था कि वहाँ नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना मंगल ग्रह का, मार्स का, वहाँ पर आपको आइस कैप्स ऑब्जर्व होंगी। क्यों क्यों ऑब्जर्व होंगी वहाँ पे आइस कैप्स? क्योंकि वहाँ पर सोलर विंड्स का इम्पैक्ट कम रहेगा। क्योंकि अगर सन यहाँ पे है और यहाँ पर मार्स है तो सोलर विंड्स इस तरह से अगर आती हैं तो प्लैनेट तो रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं, तो सरफेस पे तो ठीक है, जो फेसिंग टुवर्ड्स द सन है उस पर तो इम्पैक्ट। लेकिन जब हम एक स्फेरिकल बॉडी की बात करते हैं तो उसका जो नॉर्थ और साउथ है, यहाँ से इस तरह से वो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो निकल जाएंगी। सोलर विंड जैसे हम चार्ज्ड गैस पार्टिकल के तौर पर मानते हैं, जैसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं ना सोलर विंड, जो सन के कोरोना से होकर के आती हैं। ओके, द चार्ज्ड गैस पार्टिकल विच वी कैन कॉल द सोलर विंड्स, एंड द अल्टीमेट नेम इज़ द प्लाज्मा ऑफ द सन एमिनेटेड फ्रॉम द कोरोना ऑफ द सन। तो वो इस तरह से निकल जाता है। तो वहाँ पर आपको अभी भी परमानेंट आइस कैप की फॉर्म में आइस पानी ऐसा माना जाता है कि फ्रिजिड वर्जन में वहाँ पर है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कभी पानी था तो वो सीप इन हो करके सब सरफेस में कहीं है एज अ ब्राइन वाटर, लेकिन उस पर अभी शोध चल रहा है। क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, अभी के लिए इतना ही है। बच जाती है हमारी अर्थ जो प्योर हैबिटेबल है, ना तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इवेपोरेट हो जाता, ना इतना कम है कि फ्रिजिड हो जाता। क्लियर बात? तो लिक्विड वर्जन में पानी मिलता है, ये पहली बात। क्यों मिलता है? कई कारण हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें कैसे रोल प्ले करती हैं अभी पता लगेगा। और दूसरा, अर्थ के कोर का लिक्विड वर्जन में एग्जिस्ट करना और गैशियस वर्जन में एग्जिस्ट करना, इसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड्स बनी हुई हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी अर्थ को सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ों से अर्थ प्रोटेक्टेड है और अर्थ का एक बैलेंस्ड डिस्टेंस है सन से, जो उसे एक हैबिटेबल जोन में कन्वर्ट करता है। इतनी बातें क्लियर हुई? तो इस वजह से ये गोल्डीलॉक्स जोन तो है, लेकिन उसमें हैबिटेबल प्लैनेट जो है, हैबिटेबल जोन जो है वो अर्थ का है। तब से बातें कर रहा हूँ और बातों में सिर्फ बात पानी की कर रहा हूँ। पानी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या हो क्या रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, नासा, नासा का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ही था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, नासा पता ही होगा कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर हम इस नासा की बात करें तो ये लंबे समय से कुछ चीज़ों को तलाशने के प्रयास कर रहा था। वो क्या तलाश रहा था, इनको हम क्या कहते हैं, चलो इनको समझते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स, इनको हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स, देखिए आपका ये जो सोलर सिस्टम है ये हिस्सा है किसी एक गैलेक्सी का, और वो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। आपका सोलर प्लैनेट गैलेक्सी मिल्की वे में आता है। अब जब अगर आप इस यूनिवर्स की बात करेंगे तो इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज़ हैं।
उनमें बिलियंस ऑफ बिलियंस स्टार्स हैं। अभी तक तो नासा के केपलर मिशन ने ही 5,36,000 स्टार ढूंढ दिए, सन ढूंढ दिए। 2600 के अराउंड तो उसने प्लैनेट ही ढूंढ दिए। तो ये चलता रहता है। तो मिलियंस गैलेक्सीज, उनमें बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स, उनमें से एक आपका स्टार सन। समझ आई बात? दैट्स इट। ऐसा बहुत हो सकता है अभी। और उसके अराउंड आपके 8 मेन प्लैनेट और एक ड्वार्फ प्लैनेट, उसमें से भी एक प्लैनेट जिसमें जीवन है सिर्फ, और उस प्लैनेट में भी हर जगह जीवन नहीं हो पाता है। उसमें भी अगर ढूंढे तो उसमें भी कुछ गोल्डी लॉक्स जोन है, सारे नहीं हैं। जैसे अंटार्कटिका में पेंगुइन से आगे फिर गोल्डी लॉक्स जोन नहीं एक्सटेंड होता। जैसे ड्राई डेजर्ट एरिया में लिजर्ट से आगे गोल्डी लॉक्स जोन नहीं जाता। जैसे बादलों से ऊपर ईगल से ऊपर गोल्डी लॉक्स जोन नहीं जाता। जैसे अंडर वाटर हॉट वेंट्स, जो कि वॉल्केनिक वेंट्स हैं, हॉट वाटर वेंट्स कहते हैं, माइक्रोबियल लाइफ से आगे गोल्डी लॉक्स नहीं जाता। एक ऐसी भी बात कही जाती है कि अर्थ पे भी तो गोल्डी लॉक जोन एक जगह तक ही रिस्ट्रिक्टेड, इवन पूरी अर्थ भी गोल्डी लॉक्स में आती नहीं है। इसका जिक्र मैं करने वाला था, इसलिए मैंने ये बात पहले ही बता दी। अब जब हम बात करते हैं एक्सो प्लैनेट, तो आपके सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स का जिक्र हो रहा है। तो एक्सो बाहर के प्लैनेट्स हैं, क्लियर हो गई ये बात? और इनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कह देते हैं। आप अपने सोलर सिस्टम की बात करते हो ना, सोल रोमन गॉड, तो अब आपके गॉड तो रोमन गॉड सोल थे, तो आपने नाम सोलर रख दिया। हो सकता है उन प्लैनेट्स में, मैं तो नहीं मानता कि जीवन है या नहीं है, पता नहीं, बट उनके गॉड तो कोई और हो सकते हैं। अब उन्हें भी अगर आप सोलर प्लैनेट कहेंगे तो गुस्सा मान जाएंगे, तो कह रहे नहीं, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है ये। तो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट पहला नाम, एक्सो प्लैनेट बाहर के प्लैनेट, कोई बाहरी लोग हैं, ये दूसरा नाम। इस तरह के नाम आपको सुनने को मिलते रहेंगे। 2003 में नासा के द्वारा एक प्रोग्राम था, एक चलाया गया था, जिसका नाम था स्पिट्ज़र स्पेस सैटेलाइट। स्पिट्ज़र स्पेस सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिट्ज़र से स्पेस सैटेलाइट। इस तरह से नाम आ जाते हैं, आपको बताने होते हैं, ठीक है। ये भी इन प्लैनेट्स की ही स्टडी करने के लिए था। इसके बाद ये 2003 की बातें हैं। इसके बाद 2009 में आपको मिलता है बहुत इम्पॉर्टेंट केपलर स्पेस टेलीस्कोप। केपलर स्पेस टेलीस्कोप। और ऐसा माना गया था कि ये केपलर पर्टिकुलरली प्लैनेट्स को ही हंट करेगा। सो इट इज़ अ प्लैनेट हंटिंग टेलीस्कोप। ये क्या होते हैं टेलीस्कोप? ये स्पेस टेलीस्कोप की तरह होते हैं, स्पेस में होते हैं, अनमैन्ड होते हैं, यहाँ पे लोग नहीं होते हैं। ये बस नीचे से ही सरफेस से ऑपरेट किए जाते हैं और अपनी तकनीक के माध्यम से काम करते हैं। ये बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये इंफ्रारेड कैमरेस का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं ये स्पेक्ट्रोग्राफ का भी इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में मैं कभी बताऊंगा, ये फ़ोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ्स, इंफ्रारेड कैमराज, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द कमिंग सेशंस। इन चीज़ों का, इन हाई एंडेड उपकरणों का इस्तेमाल करके ये इन प्लैनेट्स के बारे में पता लगा पाते हैं। अदरवाइज़ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को वैसे नॉर्मली अगर ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो ये अपने सन के अराउंड एक छोटे डॉट की तरह दिखेंगे, लेकिन इन्हें स्टडी करने के लिए हमें फोटोमीटर्स, स्पेक्ट्रोग्राफ्स, हाई इंफ्रारेड कैमरास, इनकी ज़रूरत पड़ती है। ओके जी, तो इस तरह से ये काम करते हैं। और उसके बाद केपलर स्पेस मिशन जितना एरिया कवर कर रहा था उससे 400 गुना ज़्यादा, 400 टाइम्स ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए 2018 में चलाया टेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, टेस क्या है? दैट इज़ ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट 2018 में चलाया। ये अभी 6 जनवरी को इसके द्वारा ढूंढे गए पहले एक्सोप्लैनेट की जानकारी मिली है सोनाली, और उसी के रिलेटेड ये खबर बन रही थी। और उसका नाम क्या था? TOI 700D, जो हमें एक्सोप्लैनेट टेस्ट के थ्रू मिला है। पहले एक्सोप्लैनेट बहुत मिले हैं हमें। ये एक्सोप्लैनेट जो गोल्डी लॉक्स जोन जैसी चीज़ हमें दे रहा है, हैबिटेबल जोन जैसा कुछ बता रहा है, इसका नाम है TOI 700D। ये टेस्ट ने ढूंढा है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट
सर्वे सैटेलाइट, वेरी वेरी गुड। मैं बता दूंगा ये ट्रांजिटिंग शब्द मैंने इस्तेमाल क्यों किया है, आई विल टेल यू अबाउट दैट, ताकि आपको टेक्निक भी पता हो। क्योंकि सिंपली इतना लिख दिया जाता है कि ये ट्रांजिट मेथड के थ्रू ही स्टडी करता है कि कोई प्लैनेट है। ट्रांजिट मेथड क्या है वो आई विल डिस्कस। चलिए, अब ये टेस्ट के तहत हमें जानकारी मिली कि TOI 700D इस तरह का हमें एक एक्सो प्लैनेट मिला है, जिसे हम हमेशा किस नाम से पुकारेंगे? सुपर अर्थ। क्योंकि मोस्टली ये जो प्लैनेट्स हमें मिलते हैं ये अर्थ से साइज़ में बड़े रहते हैं, तो इसलिए हम इन्हें सुपर अर्थ कह के पुकारते हैं। तो हमें सुपर अर्थ TOI 700D जैसी कोई चीज़ मिली है जो प्लैनेट है। ओके, इसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। ये स्पिट्ज़र स्पेस सैटेलाइट, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, दैट इज़ टेस्ट, ये सब याद रखने हैं। और आज की जो खबर है वो इस पर आधारित है। मैं हालांकि केपलर स्पेस की भी बात करूँगा, इसमें मैं K2-18b का जिक्र मैं करने वाला हूँ, तो वो हम बात करेंगे। चलिए, इसके अलावा एक और है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसका भी जिक्र आ जाता है, ध्यान रखेंगे आप, हबल स्पेस। चलिए, अब मैं ये सब डिलीट कर दूं ताकि आपको बातें समझ में आए, मैं साथ साथ बोलते भी रहता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, हमारे सामने निकल करके आया इस समय में, जो हमें टेस्ट ने बताया कि एक स्टार है, एक सन है, कौन सी कॉन्स्टेलेशन में एग्जिस्ट करता है? डोरैडो में। चलो ये भी समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझो। कभी सुना है कि आपका सन किसी कॉन्स्टेलेशन में आता है? नहीं सुना होगा। कारण यह है कि अर्थ पे बैठ के सन की कॉन्स्टेलेशन पता चल नहीं सकती है। वो कैसे? क्योंकि कॉन्स्टेलेशन समझनी पड़ेगी ना पहले। क्या होती है कॉन्स्टेलेशन? जब हम पृथ्वी पे खड़े रहते हैं और रात होनी ज़रूरी है, दिन में तो तारे दिखते नहीं। जब हम पृथ्वी पे खड़े रहते हैं तो रात को हमें तारे दिखते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि वो रोज़ एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और एक ख़ास तरह की शेप बनाते हैं, जिसमें हमने देखा कि वो जो बच्चे को दवा पिलाने वाला या दूध के डब्बे से निकलने वाला वो डिपर, जिसकी शेप इस तरह से रहती थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये हल जैसा दिखता है, इसे हम उर्सा मेजर कहते हैं। ऐसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, बिग बियर, द बोमैन, ओरियन, द फाइटर, द डॉग, इस तरह के शब्द बनते हैं। इन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। बिल्कुल परेशान मत हो, इन्हें नक्षत्र कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं? नक्षत्र। राशियां 12 होती हैं ना, तो इन्हें नक्षत्र कह के पुकारते हैं। ये राशियों से आगे होते हैं। कई बार आपसे कहा जाएगा 27 नक्षत्र हैं, कई बार होगा 28 नक्षत्र हैं। उसके लिए कभी आपको कहानी सुनाएंगे प्रजापति दक्ष की पुत्री की, वो अभी नहीं, अभी के लिए इतना समझे। तो ये कॉन्स्टेलेशंस हैं। अब एस्ट्रोलॉजर्स आज दिन तक इन चीज़ों को लेकर स्टडी करते रहे। अब उसमें क्या होता है, आप अर्थ पे हैं, अर्थ आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर के सन को देख रहे हैं। क्लियर है बात? तो उसी अर्थ जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसी पे खड़े होके तारों को भी देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो जब तारों को देख रहे हैं तो कॉन्स्टेलेशन का इस्तेमाल ही क्यों आया भाई? अब दिन में जब सफ़र कर रहे हैं तो दिन में तो पता है कि भाई सफ़र कर रहे हैं, बम्बू गाड़ा हुआ है, उसकी परछाई कितनी पड़ रही है, कौन सा पहर चल रहा है, कितना दिन रह गया है, कितना बाकी है, ये तो क्लियर हो जाता था। सूरज उगने से डूबने तक पता था, पूरब से उगा है, पश्चिम में डूबा है, अब मध्य में खड़ा है। दिशाएं पता लगती थी, 1 सेकंड लगाते थे, कहते सूर्य किधर है, कहते वहाँ से उगा था, कहते उधर को मुंह करो जिधर से सूर्य उगा था, तो उसकी तरफ मुंह कर लेते, कहते ये पूरब, तो वो पश्चिम था, फिर इस तरह से उत्तर दक्षिण, ऐसे दिशाएं लेकर के निकलते रहते थे। रात को तो सूरज नहीं था, यात्रा रोक देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। रात को सूर्य का काम ये कॉन्स्टेलेशन करती थी। अब एक अकेले तारे को पकड़ के तो कैसे अगले दिन पहचानेंगे कि वो तारा किधर है, जो मैंने कल फाइंड आउट किया था। जैसे आज आप कोई भी खबर को बुक मार्क कर देते हो ना, तो उसके लिए आपको पता है कि बुक मार्क करके कलेक्शन में रखी है, और एक तारा आज आप देखें